हेलो स्टूडेंट, हरदा डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि पिछले 5 सालों के पेपरों में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है किस किस ईयर में आया है, क्वेश्चन पे ईयर भी डला हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, इतनी सारी चीजें वो पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये समझें कि पहले आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए, जैसे कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से, इमेज अगर बनेगा तो इमेज को v से, ठीक है, और अगर फोकल लेंथ की बात कर रहा है तो f से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं। ये 4 चीजें हैं हमारे पास। और इस क्वेश्चन में फिलहाल हमारे पास क्या दे के रखा है उसने, वो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। आपके पास एक कॉन्केव मिरर होगा कुछ इस तरह का, जिसके सामने आपने 10 सेंटीमीटर पर जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, मतलब इसके इस साइड पर उसने रखा होगा, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू कितना है 10, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम u से, इमेज को v से, फोकल लेंथ को f से और रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को आपने रखा है, मतलब u इज इक्वल टू 10, जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम हेडिंग लगा लेते हैं गिवन, u इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। चूंकि ये कहां पर है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर है, और इस साइड पर अगर हम जाते हैं तो सारे वैल्यू नेगेटिव होते हैं और इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर ये जो वैल्यू है आपका u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये होगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब चूंकि इस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका रेडियस भी इसी साइड पर आएगा। r इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और ये भी किस में, माइनस में। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द पोजीशन, v यहाँ पर वो पूछ रहा है। अगर वो v पूछ रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, दर्पण के सूत्र से। फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर तो u लिखा हुआ है, r लिखा हुआ है और v लिखा हुआ है, f नहीं है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। अगर हम r का वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 20/2, अगर हम इसको कट शॉर्ट करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर f भी आ चुका है, वैल्यू रख लेते हैं अब, 1/f कितना होगा, ये 1/10, बट किस में, माइनस में, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और u कितना है, ये भी माइनस का 10 है। अब आपको v चाहिए ना, तो हम एक काम करते हैं, v को यहीं पर रहने देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। जब ये माइनस का 1/10 ट्रांसफर होगा तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v, और माइनस का 1/10 प्लस का 1/10 ये तो कैंसिल आउट हो गया। 0 इज इक्वल टू 1/v, और v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, 1/0, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें। और किसी भी नंबर के अपॉन में 0 मतलब कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना आया, इनफाइनाइट आया। और v इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब ये है कि उसका इमेज कहाँ पर बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है। इनफाइनाइट पे बन रहा है मतलब कहाँ पर होगा, राइट हैंड साइड पर होगा। तो हम पहले तो पोजीशन हमको क्या मिली कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। अब इसका नेचर कैसा होगा, जो भी इन्फिनिटी पर बन रहा है, राइट हैंड साइड पर बन रहा है, वो इमेज कैसा होता है आपका, वर्चुअल होता है। ठीक है, वर्चुअल होगा। और मैग्निफिकेशन अगर हम निकालें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस का v/u। ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस का v/u, जिसमें v कितना है आपका, इनफाइनाइट है, u कितना है, माइनस का 10 है, इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन कितना होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। मैग्निफिकेशन का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है,
और कितना बता रही है, लगभग इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज में यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर। आपके पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स का मतलब ये होगा कि एक लेंस हमारे पास ये है, देन दूसरा हमारे पास ये होगा डबल कॉन्वेक्स लेंस। इस डबल कॉन्वेक्स लेंस में जो रेडियस है, फर्स्ट वाली की रेडियस जो है ये है आपके पास R1 इज इक्वल टू 10। सेकेंड वाली की रेडियस अगर हम देखें तो सेकेंड वाली की रेडियस इस साइड पर होगी, R2 इज इक्वल टू कितना 15। ठीक है, R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 15। अब ये समझिए कि ये वाला जो लेंस है जिसकी रेडियस को आपने R1 मानना है, ये रेडियस अगर हम देखें राइट हैंड साइड की और अगर ये जा रहा है तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। तो हम इसको गिवन में कर देते हैं कि गिवन R1 इज इक्वल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू, अब ये जो इसकी रेडियस है R2 वाला, ये इसके अपोजिट एक्सिस पर है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर होगा। देखिए जब भी आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस आएगा तो एक रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है और दूसरी हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड इट्स फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f कितना होगा 1/12 होगा। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तब उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो। ठीक है, इतनी चीजें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर R1, R2 और F ये तीनों चीजें हमारे पास हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, यहां पर भी इसके 2 फॉर्म चलते हैं। एक फॉर्म तो ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला है μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। ये कब लगता है, जबकि हमारे पास 2 मीडियम की बात कर रहा हो तब हम लगाते हैं, जिसमें μ1 वो मीडियम होता है जहां से रे आता है और μ2 वो मीडियम होता है जिसमें रे जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देन अगर हम देखें एमपी बोर्ड वगैरह में, जो एमपी बोर्ड की बुक्स हैं उनमें कौन सा फॉर्मूला यूज करा हुआ है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो हम इससे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 2 मीडियम के बारे में यहाँ पर अभी उसने नहीं बोला है। ठीक है, वो केवल ग्लास का बोल रहा है। तो यहाँ पर 1/f में f का वैल्यू कितना है 12 इज इक्वल टू μ माइनस 1, क्योंकि म्यू हमको निकालना है, 1/r1 और 1/r1 में r1 कितना है 10, 1/10 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 15। ये माइनस और माइनस हो गया आपका प्लस, तो ये आएगा 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1, और अगर हम इसको माइनस माइनस प्लस करें तो ये हो गया 1/10 प्लस का 1/15। दोनों का अगर हम एलसीएम वगैरह ले लें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो कितना आएगा, दोनों का जो एलसीएम है वो तो आ रहा है 30, ऊपर यहाँ पर कितना आएगा 3 और 15 2 30 मतलब 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 + 2 अपॉन में 30। 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा 5/30, और 5/30 जो है ना कट शॉर्ट हो रहा है, 6 बार में ये हो गया कैंसिल। तो 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और इंटू 1/6। अगर हम 6 और 12 को कट शॉर्ट करें तो 6 से 2 12, 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1, और -1 अगर ट्रांसफर होगा तो प्लस में हम इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 + 1/2, क्योंकि -1 अगर राइट साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू कितना होगा 3/2 होगा। और अगर आप कट शॉर्ट करना चाहो तो 3 का आधा
1.5, ठीक है। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना मिलेगा, 1.5 होगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही चलता है कि अगर डबल कॉन्वेक्स दे रहा है तो दो रेडियस होती है, एक रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, दूसरी रेडियस हमेशा नेगेटिव होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ लिक्विड इज 45। अच्छा, ये क्रिटिकल एंगल होता क्या है? जब आपने रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो हम बोलते हैं कि एक रे जो है डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, ठीक है। जनरली हम रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं कि रेयर से डेंसर में जा रहा है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसका अपोजिट हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये रे जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं करते जाते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो क्या होता है, चेंज होता जाता है। और चेंज होने के बाद एक केस ऐसा मिलेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हुआ है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू आई सी क्यों लिखा, क्योंकि I को हमने अब क्रिटिकल एंगल बना दिया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, जिसके कारण ये जो इंसिडेंस रे जो है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस प्लेन पर आ जाती है, ठीक है। ये है आपका क्रिटिकल एंगल वाला केस। और यहाँ पे जो रिलेशन है, रिलेशन चलता है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, और दूसरा अगर हम देखें 1 अपॉन साइन आई सी, और दूसरा हम देखें तो कॉसेक आई सी के भी इक्वल होता है। अब यहां पर हमारे पास क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, आई सी इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना होगा ये, साइन 45 डिग्री, क्योंकि आई सी का हमने वैल्यू रख दिया। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√2। तो ये आएगा म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एंड 1/√2। ये √2 फर्स्ट प्लेस पर चला गया, ये हो गया √2। और √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू है 1.414, ठीक है। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। बच्चों सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको ज़्यादातर ऑप्टिक्स में से आते हैं, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आते हैं, और 2 नंबर का जो न्यूमेरिकल आता है वो डुअल नेचर एंड रेडिएशन से आता है, ठीक है। तो आप अगर न्यूमेरिकल करना चाहें तो ये 3 चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादातर करना, ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में भी रे ऑप्टिक्स के ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा जो है डुअल नेचर एंड रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और बड़ा क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल में भी, फॉर एग्जांपल आपको 3 नंबर या 4 नंबर वाला अगर मिलेगा तो वो रे ऑप्टिक्स से मिलेगा, और अगर 2 या 3 नंबर में आएगा तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आएगा, ठीक है। और डुअल नेचर एंड रेडिएशन में से तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, जो कि शॉर्ट डेफिनेशन में भी आ सकता है और प्लस न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 बल्ब। अब हमारे पास 2 बल्ब है, एक जो है मान लेते हैं एक बल्ब ये है, एक बल्ब जो है वो 50 वाट का है, और दूसरा बल्ब जो है वो 200 वाट का है। एक को P1 मान लेते हैं, दूसरे को P2 मान लेते हैं। इफ दे आर एट सेम वोल्टेज, दोनों को उन्हें सेम वोल्टेज पर ही रखा हुआ है, वोल्टेज सेम रखा है मतलब यहां पर V का वैल्यू सेम है और V का वैल्यू यहां पर भी सेम है। क्या करना है, तब दोनों के रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है। हेडिंग लगाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में P1 इज इक्वल टू 50 वाट है और P2 इज इक्वल टू 200 वाट है, ठीक है।
आपके पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, है ना, P इज इक्वल टू वी आई, लेकिन पूरे में उसने करंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और है अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ पर I का वैल्यू निकाल दें तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर आएगा। तो पावर कितना आया, पावर इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन में R। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसमें P1 P2 के वैल्यू को रख दें, ठीक है, P1 P2 के वैल्यू को अगर हम इसमें रखें तो हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। P1 P2, सबसे पहले P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R1, फर्स्ट रेजिस्टेंस है क्योंकि, और P1 कितना 50 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R1 होगा ये। इसी तरह से P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R2, और P2 कितना है आपका 200 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R2। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, देन इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमको जो कॉमन दोनों का रेशियो है वो हमको मिल जाएगा रेजिस्टेंस का। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, ये होगा 50 अपॉन में 200 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R1 और V स्क्वायर अपॉन में R2। 0 से 0 कैंसिल और 5 4 जा 20, ये होगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R1, और जब ये इंटरचेंज होगा तो इसको हम लिख सकते हैं R2 अपॉन में V का स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, कितना आया आपके पास अब 1/4 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये बनेगा R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू, ठीक है, R1 मतलब ये नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं तो 1/4 का कितना बन जाएगा 4/1 बन जाएगा। और अगर रेशो के फॉर्म में लिखें तो R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 4:1 होगा ये, ठीक है, क्योंकि इनने दोनों को कंपैरिजन करने का बोला था। तो यहाँ पर R1 R2 किसके इक्वल आएगा 4/1 के या 4:1 के इक्वल होगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये अननोन टेम्परेचर वाला टॉपिक है। यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह जो है वो यहाँ से पूछता है। वो क्या बोल रहा है, वो रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक थर्मोमीटर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब अगर T इज इक्वल टू टेम्परेचर इज इक्वल टू हम 0 डिग्री सेल्सियस देते तो इस पर रेजिस्टेंस R0 कितना है। अब R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितना है 6 ओम है। आगे एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 7 ओम, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाकर उसने कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो इसको मान लेते हैं R100 कितना है आपका 7 ओम है। एंड एट अननोन टेम्परेचर, अब एक अननोन टेम्परेचर आपके पास अगर T है जो कि पता नहीं है हमें, इस पर RT मान लेते हैं टेम्परेचर को, तो RT इज इक्वल टू कितना है 8 ओम है। क्वेश्चन को समझिए, वो ये बोल रहा है कि एक थर्मोमीटर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 6 ओम है, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस जो है वो 7 ओम हो गया। और एक अननोन टेम्परेचर है जो हमें पता नहीं है, तो वो टेम्परेचर जो कि हमें फाइंड भी करना है उस पर रेजिस्टेंस का वैल्यू 8 ओम है। फाइंड आउट अननोन टेम्परेचर, तब वो अननोन टेम्परेचर क्या होगा ये वो पूछ रहे हैं। तो अननोन टेम्परेचर के लिए हम फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला बनता है अननोन टेम्परेचर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है यहाँ पर RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस R0 या R0 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब RT माइनस R0, अब आपको ये वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर वाला वैल्यू नहीं लग रहा है, पूरे में ये रेजिस्टेंस वाला वैल्यू लग रहा है। RT माइनस R0,
तो इसको मान लेते हैं अननोन टेम्परेचर को T मान लेते हैं। T इज इक्वल टू RT माइनस R0। RT मतलब कितना 8, R0 कितना है 6 अपॉन में R100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है 7 माइनस का 6 और मल्टीप्लाई बाय 100। और 8 में से अगर 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2/1 मतलब 2 इंटू 100 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 6 ओम रेजिस्टेंस था, 100 डिग्री सेल्सियस पर 7 ओम है, तो 200 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना होगा 8 ओम होगा ये। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2020 में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैंने आपको जो जो चैप्टर बताया ज्यादातर न्यूमेरिकल वहीं से रिपीट हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो, है ना। ज्यादातर अभी हमने रे ऑप्टिक्स के करे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कर रहे हैं, है ना। चलो अगला है हमारे पास अ नेटवर्क ऑफ 4 ओम, 4 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, एक नेटवर्क है जिसमें 4 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। किसके अकॉर्डिंग देखना है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना है। 10 वोल्ट बैटरी शो इन ए फिगर। तो ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों तो पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल हैं तो पहले आपको गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में क्या है हमारे पास। गिवन R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम, और इन दोनों का अगर हम कॉमन रेजिस्टेंस निकाल लें, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, तो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले को मैं 1/कैपिटल R1 से शो कर देता हूँ। 1/कैपिटल R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल r1 और स्मॉल r2। 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 स्मॉल वाला कितना है 1/4, अगला 1/4, दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 4, और ऊपर कितना 1 + 1 कितना हो गया 2। कट शॉर्ट कर दीजिए, कितनी बार में कैंसिल, 1/2 टाइम पर कैंसिल। तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/2, 1 के बराबर, R1 किसके बराबर 2 के बराबर। तो R1 का वैल्यू जो आ रहा है वो 2 ओम आ रहा है। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना 2 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, मतलब डायग्राम हमारा चेंज हो गया, कुछ इस तरह का बन गया है। अब इसके सामने अब कौन सा लगा हुआ है 3 ओम वाला लगा हुआ है। ये आपका 2 ओम है, ये 3 ओम है, और इस पूरे को आपने बैटरी से जोड़ा है। बैटरी कितनी है यहाँ पर 10 वोल्ट वाली। ठीक है, तब यहाँ पर क्या निकालना है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले हम निकालते हैं, एंड करंट ऑब्टेन फ्रॉम बैटरी, और कितना करंट यहाँ पर ऑब्टेन होगा। तो आपने अभी ये दोनों रेजिस्टेंस को ही क्लियर करा हुआ है, अभी ये 3 ओम वाला रह गया है। अब 3 ओम वाला अगर हम देखें तो एक आपका कैपिटल R1 मान लिया, इसको कैपिटल R2 मान लो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। अब देखो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल था, पैरेलल का फॉर्मूला क्या 1/R1 + 1/R2, है ना। और जब ये सीरीज में चले गए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस का R2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 मतलब 2 + 3, और R इक्विवेलेंट कितना होगा 5 ओम। तो हमारा आधा क्वेश्चन तो कंप्लीट है यहाँ तक के। उसने बोला था कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो हमारा निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में वो करंट भी पूछ रहा है कि यहाँ से करंट कितना ऑब्टेन होगा। अब करंट अगर निकालना है तो इस साइड वाला मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये होगा आपका करंट के लिए, करंट के लिए फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, जिसमें V हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। V कितना है 10 वोल्ट है, पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ये होगा 10 इज इक्वल टू I आपको फाइंड करना है, और R कितना है 5 है। ठीक है, R इक्विवेलेंट को हम रखेंगे यहाँ पर, ये क्या होगा आपका R इक्विवेलेंट। यहाँ पर आप और लिख लीजिए कि V इज इक्वल टू 10 पहले से दिया हुआ है। चलिए 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना 10, तो 2 इज इक्वल टू I, या I इज इक्वल टू कितना 2 एम्पियर।
ठीक है, इतनी चीजें उसने पूछा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट यहाँ पर वो पूछ रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो आप इतने क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं तो ये पिछले 2018-19 से लेकर यहाँ तक के पूरे क्वेश्चन हैं, ठीक है। 18-19 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट करे हुए हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम is connected at the ends of a बैटरी। एक बैटरी है, जिस बैटरी से आपने कनेक्ट किया है 9 ओम का रेजिस्टेंस। चलिए गिवन, और गिवन में हमारे पास रेजिस्टेंस मतलब R इज इक्वल टू 9 ओम है। इट्स पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस फ्रॉम, इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, क्या बना 40 से 30 यहां पर इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा। अब आपको अगर पता हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, फॉर्मूला है E अपॉन में V एंड माइनस का 1, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में ये चीजें हमको देखना है कि E और V का वैल्यू क्या है। E जो कि फिक्स होगा, जो कि चेंज नहीं होगा, मतलब 40 दिया हुआ था, 40 से 30 हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, EMF कितना होगा 40 होगा, जो कि नहीं बदलता है। और पोटेंशियल ये क्या होगा, V होगा। टर्मिनल वोल्टेज जो कि चेंज हो सकता है, ये होगा आपका V। अब हमारे पास क्वेश्चन में तीनों चीजें फॉर्मूला में रखना है बस, ठीक है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R जो कि 9 है, E अपॉन में V 40 अपॉन में 30 माइनस का 1, 0 से 0 कैंसिल, R इज इक्वल टू 9, 4/3 माइनस का 1, R इज इक्वल टू 9, 4/3 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 4 - 3 अपॉन में 3, 3 3 ये हो गया 9, R इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 4 - 1 कितना 1 बचेगा, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 ओम आएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको 3 ओम यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और भी वीडियो के लिए आप हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।